कि जब मेरा नाम बोला था तो पहली बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया जी। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। और इसमें आज देख लीजिए आप, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचा है जी। और इसीलिए ये भजनलाल ही नहीं, कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को निराशावादी नहीं समझे। कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जी। चलिए, कुछ बड़े सवाल हैं, कुछ सीधे सवाल हैं। पेपर लीक राजस्थान में एक बड़ी समस्या रही है। पुरानी सरकारों में हमने देखा कि शिक्षक भर्ती से लेकर कई पेपर लीक हुए और नौकरियों में भी पेपर लीक होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आपके बयान को कोट करता हूं, पेपर लीक इतने हुए कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन क्या करूं बयान। यानी कौन कौन पास हुआ, आप बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोलना चाहते। ये आरजू दिल में भी है लेकिन बाहर नहीं आना चाहती, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं एक गांव से आता हूं जी, किसान पुत्र हूं। मैं समझता हूं उस किसान की स्थिति, जो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो मेरा किसान रात के अंधेरे में किसी के पास जाता है, रात के अंधेरे में उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से उधार लेकर के आता है, और वो अपने बेटे को कोचिंग सेंटर में भेजता है, मकान दिलाता है, हॉस्टल में रखता है। लेकिन दर्द जब होता है, जब उस किसान के पुत्र के पेपर देके, क्योंकि वो विश्वास दिलाता है अपने परिवार को, अपने परिवार में यह बात कहता है कि नहीं पिताजी, मेरे को आप पढ़ाइए, मैं निश्चित रूप से अब की बार परीक्षा में पास होऊंगा और आपका सहारा बनूंगा। पुत्र को भी विश्वास होता है और उधर पिता भी विश्वास करता है कि आने वाले समय में मेरा पुत्र कुछ करके दिखाएगा। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने टूट जाते हैं। अगर ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो उनके बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। पिता के मन में यह बात आती है कि शायद मेरे बेटे ने मेहनत करने में कसर छोड़ दी, और पुत्र के मन में यह बात आती है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरा नंबर आना चाहिए था, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। मेरे मन में यह टीस थी जी। और ये चुनाव से पहले हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम एसआईटी गठित भी करेंगे। तभी मैं पूछ रहा हूं, ये आपके घोषणा पत्र का भी हिस्सा था और 100 दिन सरकार का भी एक बड़ा लक्ष्य था। मेरा प्रश्न यही है कि इसमें आपने एक बयान दिया कि मछलियां पकड़ी गई हैं लेकिन मगरमच्छ अभी बाकी हैं। तो इस पेपर लीक के मगरमच्छ हैं कौन, ये सामने कब आएंगे? देखिए, खुलासा कब करेंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो मेरी इस बजट की कविता है जी। अभी मैंने जो पढ़ा था ये तो इसकी है, लेकिन उससे पहला जो मेरा आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा है। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जी, कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, पेपर लीक जिन युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है जी, उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, आवश्यक रूप से मिलेगी। कौन है और कितना बड़ा है आप देखते जाइए, आपके सामने जांच आगे बढ़ रही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जांच आगे बढ़ रही है इस मामले में? बिल्कुल बढ़ रही है। एक और चुनौती हमने देखी, इस बार लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी का नंबर 240 आया लोकसभा में, पिछली बारी से थोड़ा कम हो गया नंबर। उत्तर प्रदेश में भी सीटें कम हुई, राजस्थान में भी असर आया, राजस्थान में भी सीटें कम हुई। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? 2 महीने 10 दिन हो गए हैं, क्या आप इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूं जी। इस देश के अंदर 70 साल में जिन लोगों ने बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो जैसे ही चुनाव आते हैं जनता को भ्रामक करने का काम करते हैं।
जनता को बरगलाने का काम करते हैं, यह उसी का कारण था कि उन्होंने जिस तरह से बरगलाने का काम किया, जनता के मन में यह बात, क्योंकि कोई भी बात होगी इस तरह की होगी कि जो मन में कहीं ना कहीं उसमें अंतर आता है, तो निश्चित रूप से जनता का उस पर असर पड़ता है। जी, क्या आपको लगता है जो आरक्षण वाला मुद्दा उठाया गया और उसको लेकर बातें की गई, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा? ये प्रमुख रूप से मुद्दा था, लेकिन सबसे बड़ा जो आप देखते हैं, क्योंकि मैं उनको कहना चाहता हूं जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है, जनता उनको बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। जी, क्योंकि अब 6 विधानसभा में बाई इलेक्शन भी हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं, उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में 6 इलेक्शन हैं और आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा 7 महीने की सरकार के काम देखे हैं और 7 महीने के सरकार के काम निश्चित रूप से जनता के बीच में जो हुए हैं, जनता स्वयं इसको जानती है। आज हनुमान बेनीवाल हमारे मंच पे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कांग्रेस के साथ प्रदेश में उनका गठबंधन नहीं है, देश में तो है लेकिन प्रदेश में नहीं है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, उनके बारे में तो हम क्या कहेंगे, ये तो उनकी वो तो मर्जी के मालिक हैं, क्या करें क्या नहीं करें वो तो अपनी वो हैं, उनके बारे में तो वही बताएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। जी, लेकिन कांग्रेस के साथ उसका अलायंस नहीं है, वो इस मंच पे बोल के गए हैं, ये खबर आज सबसे बड़ी खबर है। जी, चलिए मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं। ये जातिगत जनगणना को लेकर बार बार केंद्र में भी बात होती है, राजस्थान में भी बात होती है, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को, और राजस्थान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखो, मैंने अभी अभी आपसे कहा, क्योंकि ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही खोट रहता है और नीयत में खोट ही नहीं, आप सबने देखा है कि जिस तरह से इनका कुछ भी हो सत्ता चाहिए। इसी बहुत बड़ा अंतर है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने का और राष्ट्र को बरगला करके चुनाव जीतने का, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की बात करने से देश जातियों में बढ़ जाएगा? क्योंकि आंकड़े 2011 में की सेंसस में भी आए थे लेकिन रिलीज नहीं हुए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय ऐसा है जी कि इसको अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ले जाएंगे इसको। हम सिर्फ बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, देश की बात करें। यूपी में बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उन सब सरकारों ने धर्म परिवर्तन पे वो कानून लेके आए। राजस्थान की सरकार में भी धर्म परिवर्तन पर नया कानून वो लेकर आ रही है। इसकी जरूरत क्यों है? या फिर जो आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप लोग भी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप इससे अक़लियतों को, खासतौर पर मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, ये आरोप आप लोगों पे लगता है? देखिए, ये तो उनको अपने गलेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सभी धर्म बराबर है, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई धर्म परिवर्तन कराने का काम करे तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह से जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराने का काम चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी सोचने का काम करेगी। जी,
लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी आपका एक विधायक है, तो वो भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं एक धर्म विशेष को लेकर। उसको आप किस तरह से देखते हैं? उन्हें लगता है कि जनसंख्या सिर्फ एक ही वर्ग में बढ़ रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपको, कभी कभी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो उस बारे में वो स्वयं ज्यादा बता सकते हैं। बाकी ये मैं मानता हूं कि अगर कहीं ना कहीं बीज चाहे कैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर बोने का काम करेंगे तो वो एक ना एक दिन बड़ा होगा। जी, क्या मेरा अगला सवाल यह है कि राजस्थान में भी मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब अराउंड 10% है, 10% है, और केंद्र की सरकार वक्फ का एक कानून भी लेके आ गई है जो कि जेपीसी की तरफ जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा इस प्रदेश पे, क्योंकि वक्फ की काफी बड़ी संपत्तियां राजस्थान में भी हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जी, कि वैसे तो ये मामला जेपीसी में गया हुआ है जी, ज्यादा मैं कहने की स्थिति में इसलिए हूं। बाकी आप सभी को पता है, जिसका रिकॉर्ड हो और रिकॉर्ड में कब परिवर्तन हो जाए, कहीं ना कहीं इस बारे में हमें विचार विमर्श करना चाहिए। जी, मैं बात करना चाहता हूं, राजस्थान में आप लोग भगवा क्रांति लेके आ रहे हैं शिक्षा के अंदर। ये आप पर आरोप है कि आप पूरे सिलेबस को जैसा आरएसएस चाह रहा है वैसे भजनलाल शर्मा डिलीवर कर रहे हैं। ये आप पे आरोप लगा रहा है और इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं। स्कूल के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जा रहा है। इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया जरूरी है? देखिए जी, आपने देखा होगा इस देश के अंदर अधिकारों की बात की जाती है। यह हजारों लाखों सालों का देश है। इससे पहले कभी, आजादी से पहले कभी अधिकारों की बात हुई क्या? सिर्फ कर्तव्य थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति वो है जिसमें व्यक्ति के कर्तव्य हैं। अगर आप कर्तव्यों को आधार मानते हुए चलेंगे तो आपको अधिकारों के बारे में चर्चा शायद आपके सामने नहीं आएगी। हमारी शिक्षा नीति वो है जिससे हर व्यक्ति को उसको इंसाफ मिले, हर व्यक्ति के अंदर। लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाती है ना जब आप बोलते हैं कि योगा जो है वो कंपलसरी हो जाएगा, सूर्य नमस्कार कंपलसरी हो जाएगा, तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। देखिए, इसको कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी करते हैं। आज अमेरिका के अंदर योगा हो रहा है, अमेरिका के अंदर योगा हो रहा है, जिसको दुनिया के 165 देशों से ज्यादा, क्या अब तो लगभग अधिकतर देश, कोई रहा हो तो मेरी जानकारी में कोई भी देश नहीं रहा जो 22 जून योगा डे नहीं मनाता हो। और योगा डे को लेकर के सबके अंदर ये भाव पैदा नहीं हो। अच्छा, इंदिरा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाएगी स्कूलों के अंदर, अब ये भी फैसला आप ही की सरकार ने लिया। कांग्रेस कह रही है हमारे नेताओं के पीछे पड़ गए हैं, दिल्ली में मोदी जी नहीं छोड़ते, राजस्थान में भजनलाल शर्मा नहीं छोड़ रहे। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये मन का भाव होता है। कल को तो आप ये कहेंगे आप मुझे नमस्कार करो, आप मुझे ये करो। भाई देखो, अंदर भाव पैदा करिए। आप अंदर भाव पैदा करेंगे तो आपको नमस्कार की कहने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरु के सामने शिष्य झुक करके नमस्कार करता है कि नहीं करता है? देखिए, मैं आपको स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि मैं अगर किसी से ये कहूं आप मेरे साथ ये करिए, मेरे को नमस्कार करिए, मेरे को ये करिए, अच्छा लगता है क्या? जिसके मन में आपके प्रति भाव होगा, किसी महापुरुष के प्रति भाव होगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं मनाएगा। मैं राज्य के विषयों पर आता हूं। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी विरासत के अंदर कुछ नहीं छोड़ के गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को समृद्ध तो बनाएगी ही बनाएगी
और बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा हम काम करेंगे। इससे आपका तात्पर्य क्या था? देखो, मैं बिजली के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में जी, राजस्थान की जो स्थिति को समझते हैं, आप भी राजस्थान की स्थिति को जानते हैं कि राजस्थान के अंदर बिजली और पानी की जो स्थिति है, और अगर मैं कांग्रेस सरकार की बात करूं तो पिछले समय भी 66,000 करोड़ रुपए का कर्ज ये दे करके गए थे, उसको हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने चुकाने का काम किया, हमारी केंद्र की सरकार ने चुकाने का काम किया। और अभी मेरे को विरासत मिली है 139 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मुझे मिला है। 90 लाख